नमस्कार बच्चों, वीरेंद्र कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका वीकेजी फ्यूजन में स्वागत करता हूं। पृष्ठीय रसायन चल रहा है और आज हम देख रहे हैं कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में। किन किन विधियों से किन किन तरीके से हम कोलॉइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। कोलॉइडी विलयन विधियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन किस तरह से बनाए जाते हैं। हम यहाँ द्रव विरोधी और द्रव स्नेही दोनों प्रकार के कोलॉइडी विलयन बनाने की विधियां देखेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन बनाने में कोई ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें परीक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को हम मिला दें सीधा सीधा ही और इनको घोल दें तो इनको आसानी से तैयार किया जा सकता है। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, अंडे में पाए जाने वाला एल्ब्यूमिन आदि को यदि पानी में डाल करके घोल दिया जाता है तो हमारे को सीधा सीधा द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसे कोलॉइडी सोल के नाम से भी हम जानते हैं। तो द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन बनाने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है हमारे को द्रव विरोधी कोलॉइड बनाने में। और द्रव विरोधी कोलॉइड बनाने की दो विधियां हैं बच्चों, एक है संघनन विधि और एक है परिक्षेपण विधि। संघनन विधि में क्या होता है, छोटे छोटे कणों को जोड़ करके और कोलॉइडी कणों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और परिक्षेपण विधि में बड़े कण को तोड़ तोड़ करके और कोलॉइडी कणों की शेप में लाया जाता है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट विधियां हैं और दोनों के बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संघनन विधियों की। संघनन विधियों के द्वारा किस प्रकार से कोलॉइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है। तो संघनन विधि क्या होती है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का संघनन करके, यानी उनको आपस में जोड़ करके संघनन करके कोलॉइडी आकार के कण प्राप्त कर लिए जाते हैं। और कोलॉइडी आकार के कण प्राप्त हो जाएंगे तो कोलॉइडी विलयन हमारे को ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगा। हालांकि संघनन से कोलॉइडी विलयन प्राप्त करने की भी दो विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि भी चार प्रकार की है, अपचयन के द्वारा, ऑक्सीकरण, उभय अपघटन और जल अपघटन। इन चार विधियों से हम रासायनिक विधियों के द्वारा कोलॉइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। संघनन विधि है ये। इसी प्रकार से दूसरी है भौतिक विधियां। भौतिक विधियां में विलायक विनिमय द्वारा और पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन करके हम कोलॉइडी विलयन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक विधियों की। रासायनिक विधियों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपचयन। अपचयन के द्वारा किस प्रकार से कोलॉइडी विलयन तैयार किया जाता है। अपचयन विधि के द्वारा विशेष रूप से सोना, चांदी, प्लेटिनम या जिनको अपन नोबल मेटल के नाम से भी जानते हैं, उन नोबल मेटल या भारी धातुओं के कोलॉइडी विलयन इस विधि से तैयार किए जाते हैं। अब ये समीकरण है, यहाँ पर इन समीकरणों की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक बार रफली बता देता हूं कि ऑरिक क्लोराइड है और ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में अपन जल लेते हैं। जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण फॉर्मिक अम्ल में हो जाता है और क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमारे को Au अर्थात गोल्ड का कोलॉइडी विलयन यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम ऑरिक अम्ल लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो भी हमें गोल्ड का कोलॉइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से प्लेटिनम क्लोराइड की फॉर्मल्डिहाइड और जल के साथ उसी प्रकार से अभिक्रिया करवाते हैं जैसे अपन ने AuCl3 की करवाई थी, तो इससे हमारे को प्लेटिनम कोलॉइड प्राप्त हो जाएगा। ऑरिक क्लोराइड की क्रिया यदि स्टेनस क्लोराइड या टिन डाइक्लोराइड से करवाते हैं तो हमारे को टिन टेट्राक्लोराइड मिलता है और साथ में गोल्ड सोल अर्थात गोल्ड का कोलॉइडी विलयन यहाँ पर मिल जाता है। और इसी प्रकार से यदि सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड की टैनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमारे को सिल्वर कोलॉइड यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अपचयन है। आप इन सब में देख सकते हैं कि जो भी धातु का कोलॉइडी विलयन प्राप्त हो रहा है उसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। आप देखिए यहाँ Au का ऑक्सीकरण अंक +3 था, +3 से हो गया 0 अर्थात अपचयन हो गया। यहाँ पर Au का ऑक्सीकरण यहाँ भी +3 था, यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीकरण +2 है, यहाँ Au का +3 है और यहाँ चांदी का +1 है और इन सब में ऑक्सीकरण अंक आकर के हो जाते हैं 0 अर्थात ऑक्सीकरण अंकों में कमी आ रही है। और ऑक्सीकरण अंकों में कमी आना ही क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से अपचयन विधि के द्वारा हम कोलॉइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का। और वैसे आप एक चीज समझ लीजिए, महत्वपूर्ण चीज है कि सोने का जो कोलॉइड होता है वो बैंगनी रंग का दिखाई देता है और बैंगनी रंग का दिखाई देने के कारण इसे कॉशियस पर्पल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना बच्चों नाम,
कोशियस पर्पल भी कहते हैं गोल्ड के कोलॉइड विलयन को, जो बैंगनी रंग का होता है। अब यहां पर क्या है, सोने और चांदी और प्लेटिनम का हम कोलॉइड विलयन प्राप्त कर रहे हैं तो इनमें हमारे को स्थायी कारक भी मिलाना पड़ता है। अब जैसे सोने के लिए स्थायी कारक हमारे को मिलाना पड़ता है जिलेटिन, और चांदी के लिए स्थायी कारक का उपयोग करते हैं हम अंडे की जर्दी का। तो सोने और चांदी के कोलॉइड में कौन कौन से स्थायी कारकों का उपयोग होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, जिलेटिन और अंडे की जर्दी का। बात करते हैं दूसरी विधि जो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फर, आयोडीन या सेलेनियम आदि तत्वों के कोलॉइड विलयन प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये अधातुओं के मुख्यतः हम प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ धातु भी हो सकते हैं। ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर। ऑक्सीकरण में देखिए यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड हमने लिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो यहां पर हमारे को जल प्राप्त होता है और सल्फर का कोलॉइड विलयन यहां पर हमारे को मिल जाता है। अब सल्फर का कोलॉइड विलयन मिल गया। दूसरी अभिक्रिया देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया वापस, लेकिन इसकी अभिक्रिया अब नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा देते हैं तो भी हमारे को सल्फर का कोलॉइड विलयन प्राप्त होता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। यदि हम Na2H2O3 ले HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो भी हम सल्फर का कोलॉइड विलयन यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से HI की अभिक्रिया HiO3 के साथ करवा दी जाए तो भी हम यहां पर आयोडीन का कोलॉइड विलयन प्राप्त करते हैं। यहां पर आयोडीन का कोलॉइड विलयन प्राप्त होगा, और H2Se का ऑक्सीकरण करवाया जाए तो हमारे को सेलेनियम का कोलॉइड विलयन प्राप्त हो जाता है। इन सब अभिक्रियाओं का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों, क्योंकि ये समीकरण कम से कम 2 या 3 समीकरण आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगला देखते हैं उभय अपघटन। उभय अपघटन या इसको हम द्वि अपघटन के नाम से भी जानते हैं। द्वि अपघटन में मुख्यतः हम अविलेय लवणों के कोलॉइड विलयन यहां पर प्राप्त करते हैं। ऐसे लवण जो आसानी से जल में अन्य विलायकों में घुलते नहीं है, उनका कोलॉइड विलयन उभय अपघटन विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, जिसमें मर्क्यूरिक साइनाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलॉइड विलयन हम यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से आर्सेनिक ऑक्साइड है AS2O3, इसकी अभिक्रिया H2S के साथ कराएं तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड विलयन यहां प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया KBr के साथ करवाई जाती है, तो KBr के साथ कराने पर हमारे को AgBr का कोलॉइड विलयन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से कैडमियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो कैडमियम सल्फाइड का कोलॉइड विलयन यहां पर प्राप्त हो जाएगा। यहां विशेष रूप से अभिक्रियाओं में देखिए आप द्वि अपघटन हो रहा है, एक का धनायन दूसरे के ऋणायन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहां पहली अभिक्रिया में हम देख रहे हैं HCN बाहर निकल रहा है और मर्क्यूरिक सल्फाइड का कोलॉइड विलयन बन रहा है। दूसरे में हम देख रहे हैं H2O बाहर निकल रहा है और आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइड विलयन मिल रहा है। तीसरे में AgNO3 KBr की अभिक्रिया से KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और AgBr का कोलॉइड विलयन प्राप्त होता है, और लास्ट में कैडमियम सल्फाइड का कोलॉइड विलयन हमारे को यहाँ पर मिल जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस आपको लिख करके करनी है। चौथा और अंतिम है रासायनिक विधियों में जल अपघटन। जल अपघटन के द्वारा मुख्यतः लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आदि के कोलॉइड विलयन हम प्राप्त करते हैं। उनके लवणों का जल अपघटन करा करके और इसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण देखें अपन, फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन हम करवा रहे हैं, जल के साथ इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो यहां पर HCl बाहर निकल जाता है और HCl बाहर निकलने के बाद हमारे को फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड लाल रंग के सोल के रूप में हमारे को प्राप्त होता है, अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइड विलयन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम भौतिक विधियों की। भौतिक विधियों के द्वारा भी कोलॉइड विलयन का निर्माण किया जा सकता है। 3 विधियां इसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे। सबसे पहली है विलायक विनिमय के द्वारा। नाम से पता चल रहा है, मान लीजिए कोई A है जो B के अंदर आराम से घुल जाता है और घुल करके और वास्तविक विलयन का निर्माण कर लेता है। अब इस AB के विलयन में एक विलेन आकर के हम डाल दें C को, जिसमें A घुलता नहीं है, तो C को यदि हम आधिक्य में यहां पर डाल दें, आधिक्य में डालने से A का इसमें कोलॉइड विलयन हमारे को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना कि जो B है वो C में पूर्णतया घुलनशील होना चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं, गंधक, फास्फोरस आदि जल की अपेक्षा अल्कोहल में अधिक घुलनशील है। यानी गंधक ROH में पूर्ण रूप से घुलनशील है और यहां पर विलयन हमारे को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम एक्सेस में जल डालते हैं, बहुत अधिक मात्रा में,
तो देखो अल्कोहल तो जल में पूर्ण रूप से घुल ही जाता है, लेकिन ये जो सल्फर है ये पूर्ण रूप से न घुल करके समान रूप से फैल जाता है इसमें, और फैल करके कोलॉइड विलयन का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर विलायक विनिमय, यानी पहले विलायक हमारा एल्कोहल था, इस एल्कोहल को विलायक को हमने चेंज करके H2O में बदल दिया, क्योंकि जो आधिक्य में होता है वही विलायक होगा। तो विलायक विनिमय के द्वारा इस तरह से कोलॉइड विलयन बनाया जा सकता है। इस विलयन में जल को आधिक्य में मिला दिया, मिलाने पर हमारे को जलीय कोलॉइड प्राप्त हो जाता है, और यह एक प्रकार का बहुआण्विक कोलॉइड होता है, क्योंकि इसमें सल्फर का एक ही कण है ना, जो कोलॉइडी कण की शेप का नहीं होता है, उसकी साइज का नहीं होता है, अर्थात 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का नहीं होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से हजारों कण आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके और इस साइज के में परिवर्तित होकर के और कोलॉइड विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी विधि है पदार्थ की वाष्प का परिक्षेपण माध्यम में संघनन। किसी भी पदार्थ का हमारे को कोलॉइड विलयन बनाना है तो उसकी अवस्था बदल के भी बना सकते हैं, जैसे मरकरी और गंधक के कोलॉइड विलयन सामान्यतः हम उसकी भौतिक अवस्था बदल करके और कोलॉइड विलयन तैयार करते हैं, पहले उसको वाष्प में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हम बात करें मरकरी और गंधक की, तो उसको वाष्प में बदल लिया और उसकी वाष्प को फिर अमोनियम लवण युक्त जल में हम प्रवाहित करते हैं, तो इसका जल के अंदर कोलॉइड विलयन हमारे को प्राप्त हो जाता है। यहां अमोनियम लवण जो है वो स्थायी कारक के समान व्यवहार करता है। तो इस तरह से भौतिक विधि पदार्थ की वाष्प का परिक्षेपण माध्यम में संघनन के द्वारा भी हम कोलॉइड विलयन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी भौतिक विधि है अत्यधिक शीतलन के द्वारा। कोई भी वास्तविक विलयन हमने ले रखा है, ए बी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन जब उसको अत्यधिक शीतल किया जाता है तो एक एक कण धीरे धीरे ठंडे होकर के साइज में बड़े होने लग जाते हैं और कोलॉइड विलयन में बदल जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म में जल, क्लोरोफॉर्म और जल एक दूसरे में घुलनशील होते हैं। यहाँ क्लोरोफॉर्म परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है क्योंकि अधिक मात्रा में होता है। जल यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करता है क्योंकि ये कम मात्रा में होता है यहाँ पर। तो परिक्षेपण माध्यम क्लोरोफॉर्म में परिक्षिप्त प्रावस्था जल घोली जाती है और इसको अत्यधिक शीतल किया जाता है, तो जल के बारीक बारीक से बर्फीले क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं और वो बारीक बर्फीले क्रिस्टल का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। और इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म में जल का हमारे को कोलॉइड विलयन प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं परिक्षेपण विधियों की। संघनन विधि हमारी कंप्लीट हो गई है। परिक्षेपण विधि में अपन ने कहा कि इसमें बड़े कणों को परिक्षेपण माध्यम की उपस्थिति में कोलॉइडी कणों के आकार में तोड़ा जाता है और कोलॉइड विलयन तैयार किया जाता है। अब बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में तोड़ने के लिए विशेष विधियां तो लेनी पड़ेगी काम में, जिसमें सबसे पहले है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण में यंत्रों का, मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसमें पदार्थ को पीस करके छोटे छोटे कणों में बदल लिया जाता है पहले तो, और छोटे छोटे कणों का एक निलंबन तैयार कर लेते हैं। निलंबन अपन ने पढ़ा है, इसमें कणों का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, यानी कोलॉइडी नहीं होता है ये। तो परिक्षेपण माध्यम में पहले इन मोटे कणों को मिला करके हम निलंबन तैयार कर लेते हैं और निलंबन तैयार होने के बाद फिर इसे कोलॉइडी चक्की में पीसा जाता है। जी हाँ, ये इस तरह की कोलॉइडी चक्की होती है जिसमें हम पीस लेते हैं और उसमें लगभग 700 चक्कर प्रति मिनट से घूमने वाले 2 पार्ट होते हैं। इन पार्टों के बीच में जो निलंबन हम ऊपर से डालते हैं वो पिस जाता है और पिस करके और कोलॉइडी कणों की माप में वो टूट जाते हैं और इस प्रकार से हमारे को यांत्रिक परिक्षेपण विधि से कोलॉइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस विधि के द्वारा मुख्यतया काली स्याही, पेंट, वार्निश, रंजक, दांतों की क्रीम आदि का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गई यांत्रिक परिक्षेपण विधि। दूसरी विद्युत परिक्षेपण, या जिसको ब्रेडिग आर्क विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रेडिग आर्क विधि क्या है? ब्रेडिग आर्क विधि के द्वारा सामान्यतः सोना, चांदी, कॉपर या प्लेटिनम जैसी धातुओं के कोलॉइडी विलयन तैयार किए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये चित्र है ब्रेडिग आर्क विधि का। इसमें हम देखिए एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में पानी लेकर के और इसको बिल्कुल बर्फ वाले एक बड़े पात्र के अंदर रख दिया जाता है ताकि यहां का पानी अत्यंत शीतल रहे, ठंडा रहे, शीतल जल रहे। और फिर जिस धातु का हमारे को कोलॉइड विलयन बनाना है उस धातु के इलेक्ट्रोड यहां ले लिए जाते हैं
उस धातु के इलेक्ट्रोड लेकर उनको जल के अंदर टच किया जाता है। टच करने से विद्युत आर्क उत्पन्न होता है और विद्युत आर्क उत्पन्न होता है तो इससे इन धातुओं की वाष्प का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ये वाष्प बनती है, क्योंकि यहाँ का पानी अत्यंत शीतल है, तो वो वाष्प वहीं की वहीं संघनित हो जाती है और कोलोइड विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन चूंकि कोलोइड विलयन इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, इसके लिए हमारे को स्थायी कारक की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम स्थायी कारक मिलाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा हम पहले से इसमें डाल देते हैं। तो इस विधि को हम ब्रेडिग आर्क विधि कहते हैं। इसमें हम देखें कि धातु का सोल बनाना होता है तो उसके पतले तारों को जल में डुबोते हैं। ये तार इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। परिक्षेपण माध्यम को हिम शीतित मिश्रण में ठंडा किया जाता है। जैसा कि अपन ने पहले ही देखा है, इसको अत्यंत ठंडा रखा जाता है और फिर इसके मध्य विद्युत के आर्क से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि धातु वाष्पित हो जाती है। धातु के वाष्प के कण यहां प्राप्त होते हैं, लेकिन चूंकि अत्यंत शीतल है इसलिए धातु के वाष्प के कण तुरंत संघनित होकर के और धातु सोल हमारे को प्राप्त हो जाता है और स्थायी कारक के रूप में KOH का उपयोग यहां पर कर लिया जाता है। तो इस तरह से ब्रेडिग आर्क विधि के द्वारा हम कोलोइड विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार इसको पूछा जाता है। अगली है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। जब ताजा ताजा बने हुए किसी अवक्षेप को हम किसी परिक्षेपण माध्यम में डाल दें और साथ में थोड़ा सा विद्युत अपघट्य उसमें मिला दें, क्योंकि विद्युत अपघट्य मिलाना जरूरी होता है क्योंकि यही स्थायी कारक का काम करता है। और यहां पर इस विद्युत अपघट्य को स्थायी कारक न बोल करके एक नाम दे दिया है पेप्टीकारक। तो पेप्टीकारक बोल दो चाहे स्थायी कारक बोल दो, क्योंकि पेप्टीकरण विधि है इसीलिए पेप्टीकारक यहां हम बोल रहे हैं। तो ताजा बना हुआ अवक्षेप, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा बना हुआ अवक्षेप है, इस ताजा बने हुए अवक्षेप को हम पानी के अंदर घोल लेते हैं और कुछ मात्रा में पेप्टीकारक जो कि यहां पर FeCl3 है वो मिला देते हैं और इससे हमारे को फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की विधि को ही पेप्टीकरण विधि कहते हैं और विद्युत अपघट्य को पेप्टीकारक के नाम से जाना जाता है। एक और देखें अपन, AgCl का अवक्षेप ले लें हम ताजा ताजा, उस अवक्षेप को पानी के अंदर घोल दें, क्योंकि AgCl पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन हम पेप्टीकारक यहां मिला देते हैं AgNO3। इसकी उपस्थिति में AgCl का अवक्षेप पानी में समान रूप से फैल जाता है और इस तरह से कोलोइड विलयन हमारे को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से कोलोइड विलयन बनाने की विधियां समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।